जय हिंद। चलिए आज हम फिर लोग 4 अप्रैल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय कराना है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 142वें नंबर पर आता है। पिछले 4 सालों में भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। कुछ पड़ोसी देशों का प्रेस इंडेक्स देखते हैं। नेपाल 112, भूटान 67, श्रीलंका 127 और म्यांमार 139, पाकिस्तान 145, बांग्लादेश 151 और चाइना 170। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिवस को मनाने का फैसला लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने नया संसद भवन बनाने के लिए मंजूरी हाल ही में दी है। इस भवन का अनुमानित लागत क्या है? यह नया संसद बनाने की अनुमति लागत केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो देखिए, 776 रुपये से अनुमानित लागत बढ़ाकर अब 922 करोड़ रुपये कर दी गई। देखिए, नया संसद भवन का इस प्रकार का लुक होगा। जस्ट पुराने वाला संसद भवन के सामने ही नया संसद बनाया जाना है। नया संसद भवन वर्तमान संसद भवन के सामने होगा। 2022 तक इसके बनाने का टारगेट रखा गया। पहले इसकी प्रपोज कॉस्ट 786 करोड़ रुपये रखी गई थी, लेकिन अब इसकी लागत 18% बढ़ाकर 922 करोड़ रुपये कर दिया गया। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एक्सपर्ट प्रोसीजर कमेटी ESC ने 22 से 24 अप्रैल को इसकी बैठक की थी। 10 दिन बाद अब इसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया में आई। बैठक में नए संसद भवन के लिए बिल्डिंग आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने अपना प्रोजेक्ट कमेटी के सामने रखा, जिसको हरी झंडी दे दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसके लिए पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की। कितने क्षेत्र में होगा नया संसद भवन? देखिए, पुराना और नया संसद भवन मिलाकर कुल क्षेत्र 21.25 एकड़ में होगा। नया संसद भवन सरकार के सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है, जिसमें 922 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मौजूदा संरचना से सटे भूखंड पर एक नया परिसर बनाना शामिल है। जबकि सेंट्रल विस्टा में पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए की खर्च बताई जा रही है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कुछ चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों की ओर से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए टालने की बात कही गई है। देखिए, क्या होता है विस्टा प्रोजेक्ट? संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले ग्रीन एरिया सेंट्रल विस्टा के नाम से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय संचालित कर रहा है। इसे 3 स्टेज में पूरा किया जाएगा। पहला चरण में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को 2022-21 तक नया रूप दिया जाएगा, जबकि मौजूदा और भविष्य की ज़रूरतों के मुताबिक संसद भवन की नई इमारत का निर्माण 2022 तक बनाया जाएगा। और तीसरे चरण में सभी केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही स्थान पर केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक कराने का लक्ष्य है। क्या है विस्टा में? देखिए, सेंट्रल विस्टा की परियोजना के तहत नए सचिवालय में 10 भवन बनाए जाएंगे। संसद भवन के ठीक बगल में नया संसद भवन बनाया जाएगा। नॉर्थ साउथ ब्लॉक को एक कर म्यूजियम में परिवर्तित किया जाएगा। नया प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय भी बनेगा। केंद्रीय सचिवालय के निर्माण की कई इमारतों को ध्वस्त किया जा सकता है। इनमें ICNCA, उद्योग भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन और उपराष्ट्रपति भवन भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया था? देखिए, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 कार्यक्रम में 2 समुदायों को शामिल करने की बात कही। वो है चकमा और होजोंग समुदाय। देखिए, चकमा व होजोंग समुदाय। दरअसल चकमा व होजोंग समुदाय को कथित तौर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 आर्थिक पैकेज में शामिल नहीं किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान से आए थे दोनों समुदाय। देखिए, ये चकमा और होजोंग समुदाय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी अब का बांग्लादेश के प्रवासी। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध थे और होजोंग हिंदू है। देश में 1 लाख से अधिक चकमा और होजोंग शरणार्थी हैं। वे पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों से चटगांव पहाड़ियों के निवासी थे। 1960 के दशक में कर्णफूली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण कार्य में भारत आ गए थे। उन्हें उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा था। देखिए, भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है। वर्ष 2015-17 में केंद्र सरकार ने इन्हें भारत की नागरिकता भी दे दी। अब चूंकि समुदाय के सदस्य कानूनी रूप से भारत के नागरिक बन गए, इसलिए भोजन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। वर्तमान में चकमा एवं होजोंग नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार जन्म से नागरिक है और इनके पास भारत के नागरिक के रूप में वोट देने का भी अधिकार है। अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने अरुणाचल प्रदेश में इन 2 समुदायों के लिए भोजन सुनिश्चित कराने के लिए PM से मांग की थी। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को डोप टेस्ट में फेल करने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? देखिए, डिस्कस थ्रो संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह नमूना गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा अधिकारियों ने लिया था। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर थ्रोअर में स्वर्ण पदक भी जीता था। इस दौरान डोप टेस्ट में नाडा ने सैंपल लिया था, लेकिन नमूना सही पाया गया। बाद में वाडा ने कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाई। अब इन्हें ब्लड में एनाबॉलिक स्टेरॉयड और मेंटोनलोन पाया गया। इससे पहले मध्य दूरी की धाविका झूमा खातून को डोप टेस्ट में फेल होने पर भी 4 साल का बैन लगा था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बौद्धिक क्षमता सुरक्षा मामले में किस देश ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा है? तो देखिए, किस देश ने भारत को सहित 10 देशों की निगरानी प्राथमिक सूची में रखा हुआ देश अमेरिका है। देखिए, अमेरिका ने यह कदम भारत में बौद्धिक क्षमता अधिकार की संरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी कुछ पुरानी और कुछ नई आपत्तियों के आधार पर उठाया। अमेरिका का कहना है कि भारत लंबे समय से चली आ रही कुछ नई चुनौतियों के मामले में अपने नियम और कायदे नहीं बदले। अमेरिका ने भारत और चीन सहित अपने प्रमुख व्यापार भागीदारी सहित 10 देशों की सूची में रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। मुख्य बिंदु। दरअसल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत के संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिए किया गया था। राज्य के पुनर्गठन के बावजूद भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के आधार पर दूसरे राज्य से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी थी। 1960 में बना गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए, वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्य महाराष्ट्र मराठी भाषा लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषाओं के लिए में बांट दिया गया। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को 2 स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन ने देश के दूराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला व माल परिवहन प्रबंधक प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया? तो देखिए, यह ऐप है किसान सभा ऐप। यह उन लोगों के लिए भी एक मंच प्रदान करता है जो सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदना चाहते हैं। इसका लक्ष्य किसानों को सबसे किफ़ायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करने, उनको सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना। यह नज़दीकी की मंडियों में उपज मूल्यों की तुलना करके बताएगा और सस्ती कीमत पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करने का फैसलों को उचित मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। यह ऐप एवं पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों और सेवा प्रदाता जैसे कीटनाशक, उर्वरक डीलर, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम मालिक ग्राहक आपस में जुड़ेगा। देखिए, CSIR क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CRRI का फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? तो देखिए, थंगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है जापान है। यह पुरस्कार भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देश के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया। थंगजाम धवाली सिंह पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर है और मणिपुर टूरिज्म फोरम MTF के संस्थापक। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत जापान के दूतावास के अधिकारी सहित कई जापानी नागरिक भी शामिल हुए थे। क्या है ऑर्डर ऑफ राइजिंग द सन? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो मुद्रायन और प्रधानमंत्री शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और पद्म श्री से सम्मानित हेमा भारली का निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ था। वह कितने साल की थी? जब देखिए, वह 101 साल की थी। स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। उनका जन्म 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। देखिए, कोविड-19 से मुकाबले के लिए ज़रूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से गाढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेज के तैयार किया गया। इसमें त्रिकूट चूर्ण, पीपल, अदरक और काली मिर्च शामिल होगा। 1 करोड़ लोगों को यह गड्ढा निःशुल्क वितरित किया जाएगा। साथ ही राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ का जो वर्तमान गवर्नर है वो लालजी टंडन है। चलिए, धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।